तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक ही वीडियो में आप लोगों के क्लास 10th इतिहास के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, एक ही वीडियो में समाहित हो गया। ठीक है, इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को इतिहास के लिए। अब मैं सोच रहा हूँ इतिहास एक वीडियो में कंप्लीट कर दूँ और आपके भूगोल एक वीडियो में कवर कर दूँ, इसी तरह अर्थशास्त्र और नागरिकशास्त्र, ताकि एक एक वीडियो मैराथन का मिल जाए, ताकि कंप्लीट आप लोगों को सब कुछ तैयार हो पाए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए इतिहास में 3 ही चैप्टर है। अब तीनों चैप्टर्स में आप लोगों को 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं, 10 उसके अति लघु उत्तरीय बताने वाला हूं, 5 उसके लघु उत्तरीय बताने वाला हूं और 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं। इसके बाद कुछ बचा ही नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार तैयारी कर रहा है भाई, कुछ भी हो जाए, ये जो टारगेट है ना हमारा, तो बस यही टारगेट है 90+ मार्क्स। अब मैं इस बात दृढ़ संकल्प ले लिया हूं कि सभी बच्चों से इतना लाकर ही मानूंगा, चाहे मुझे जो भी कीमत चुकानी पड़े। ठीक है, 90+ मार्क्स हमारे चैनल से आना ही चाहिए सभी बच्चों को। तो बच्चे मेरे प्यारे, आप लोग बहुत ही सीरियस होकर पढ़िए। ठीक है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, मेरा नाम रोशन करना है, मेरे चैनल का नाम रोशन करना है। ठीक है, बहुत सारी जिम्मेदारी आप पर भी है और मेरे पे भी रिस्पांसिबिलिटी बनता है कि मैं इतना अच्छा से तैयार करा दूं कि यह आपका टारगेट पूरा हो जाए। तो अब कोई वीडियो देखने की जरूरत है नहीं, दूसरी आपकी पूरा का पूरा इतिहास कंप्लीट हो गया ना आपका। 20 बहुविकल्पीय, 10 अति लघु उत्तरीय, 5 लघु उत्तरीय, 2 दीर्घ उत्तरीय, बचा ही क्या भाई इतिहास में। चलिए, तो इस वीडियो का टारगेट हमने रखा है 500 लाइक का। कितना? 500 लाइक का टारगेट रखा है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत विश्वास रहता है आप पे कि आप जरूर से टारगेट पूरा कराएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेवाने हैं। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, उत्तर बताना है मेरे साथ। ठीक है, चलिए फटाफट कमेंट कीजिएगा हर एक क्वेश्चन का 20 पहले उत्तर आप लोगों को कमेंट बताइएगा। 20 पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। कह रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश हुआ वो कौन सा देश था? जर्मनी, इटली, फ्रांस कि इंग्लैंड? चलिए बताइए, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वो कौन सा देश था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सबको मालूम होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत बार पढ़ा, मतलब मैं पढ़ा चुका हूँ इसको बहुत बार। ठीक है, तो फ्रांस है भाई, क्योंकि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ कौन सा? फ्रांस देश से ही तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ। चलिए ऑप्शन सी पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? गैरिबाल्डी संबंधित था। जो गैरिबाल्डी था वो संबंधित था किससे? इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, अमेरिका के स्वतंत्र संग्राम से कि रूस की राज्य क्रांति से? बताइए, गैरिबाल्डी संबंधित था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बताना, क्यों गैरिबाल्डी संबंधित था? तो इटली के एकीकरण से। किससे? इटली के एकीकरण से संबंधित था कौन? गैरिबाल्डी। 2 क्वेश्चन हो गया, दोनों क्वेश्चन का आपने आंसर सही बताया होगा, आई होप। ठीक है, इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है कि एग्जाम में 1 नंबर भी ना कटे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? कह रहा है कि वंदे मातरम जो गीत है उनके रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर कि सोहनलाल द्विवेदी कि बंकिम चंद्र चटर्जी कि रामधारी सिंह दिनकर? बताइए, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? वंदे मातरम, देखिए बोला ना, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। जितने लोगों ने ऑप्शन सी दिया है क्वेश्चन नंबर तीसरे के लिए, बिल्कुल उनका सही आंसर है, बिल्कुल सही दिए हैं कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से कमेंट, फटाफट कमेंट आना चाहिए। ठीक है, एकदम सीरियस होकर, एकदम दिमाग एकदम सही करके, एकदम तरोताजा, एकदम बैठिए, बिंदास कीजिए। एकदम लाइफ में कोई भी समस्या हो तो हमको बताइए कमेंट करके। ठीक है, लिखिए, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया भाई? जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने किया, लोकमान्य तिलक ने कि महात्मा गांधी ने? 4 ऑप्शन दिया है ना, बताइए। 4 ऑप्शन में कोई एक ही तो ऑप्शन सही होगा भाई। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अरे हमारे माननीय गांधी जी कहाँ दिखाई दे रहे हैं भाई? ऑप्शन नंबर डी, गांधी जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने ही किया था। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 4। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। बोल रहा है कि किस वर्ष अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन हो गया? कह रहा है कि कौन सा वो वर्ष था जो कि अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन हो गया? वर्ष 1913, वर्ष
17, वर्ष 1921, वर्ष 1900 क्या है 26। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इन चार ऑप्शनों में से बताना है आपको कि किस वर्ष अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन हो गया। तो भाई वर्ष 1921, वर्ष 1921, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए क्या है, राइट आंसर है। क्लियर हो गया? जितने लोगों ने ऑप्शन सी दिया बिल्कुल उनका आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया ना। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ? कह रहा है कि वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ? 1850, 1860, 1885, 1890। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ? चार ऑप्शन दिया हुआ ना, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ? तो 1890। कब? 1890 में। आई होप क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 का दीजिए आंसर। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? बताना आपको कि जर्मनी के एकीकरण में जो मुख्य भूमिका किसकी थी? जूसेफे गैरिबाल्डी की, कि ऑटो वन बिस्मार्क की, कि नेपोलियन की, कि इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है ना, चार ऑप्शनों से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जूसेफे गैरिबाल्डी, ऑटो वन बिस्मार्क, नेपोलियन, किनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन में बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा? ऑटो वन बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑटो वन बिस्मार्क की थी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। बताइए कि गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। रॉलेट एक्ट के विरोध में किया था उन्होंने, कि क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में किया था उन्होंने, कि उत्तरदायी शासन की शुरुआत हेतु और मतलब उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु, कि नमक कानून तोड़ने हेतु। बताइए किसके विपक्ष में उन्होंने, किसके विरोध में गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया था? बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। सबको मालूम है कि ऑप्शन नंबर डी, नमक कानून तोड़ने हेतु। नमक कानून तोड़ने हेतु उन्होंने गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्लियर हो गया ना क्वेश्चन नंबर 8? चलिए अभी तो बहुत क्वेश्चन करना बाकी है, अभी तो स्टार्ट हुआ है सीरीज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? वर्ष 1923 में, वर्ष 1928 में, वर्ष 1929 में, वर्ष 1930 में। बताना कि साइमन जो कमीशन है वो भारत कब पहुंचा? तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में इसको एक ऑप्शन सही है। कमेंट के माध्यम से बताइए क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो वर्ष 1928 में। कब? वर्ष 1928 में भारत पहुंचा। कब? साइमन कमीशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? बताइए, पोरबंदर, दांडिया, वर्धा, कि चंपारण। बताइए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह प्रारंभ कहाँ किया था? तो चार ऑप्शन है ना, चार ऑप्शन इसको एक ऑप्शन सही है। जल्दी बताइए क्या है? तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह, तो भाई दांडी, कहाँ? दांडिया। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? दांडिया में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि दक्षिणी अमेरिका के एल डोराडो किस लिए प्रसिद्ध है? कह रहा है कि दक्षिणी अमेरिका के जो एल डोराडो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बताना है आपको। सोने के लिए प्रसिद्ध है, हीरो के लिए प्रसिद्ध है, कोयला खानों के लिए प्रसिद्ध है, कि तांबा की खान के लिए प्रसिद्ध है? बताइए इन चारों ऑप्शनों में से किसके लिए प्रसिद्ध है दक्षिणी अफ्रीका के जो एल डोराडो है? ठीक है, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, तो भाई सोने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सोने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए। क्लियर ना? याद हो रहा है ना? नोट करते रहिए, साथ में नोट्स बनाते रहिए। ठीक है पूरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? बताना है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? 1815 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, कि 1871 ईस्वी में? बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? ठीक है, चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुआ? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1815 में। सोचने का इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट तो यही, तो हमको डेट तो मालूम ही है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुआ था? 1815 में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्लियर हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में, न्यू हैम्पशर में,
न्यूयॉर्क में कि बर्लिन में? बताइए संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। तो 13 का बी, क्या 13 का बी, न्यू हैम्पशर में। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहाँ हुआ था भाई? तो न्यू हैम्पशर में। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 13 का बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हमको बढ़ना क्या 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे? कह रहा था कि जो महात्मा गांधी हैं वो अफ्रीका से भारत कब लौटे हैं? वर्ष 1915 में, वर्ष 1916 में, वर्ष 1918 में, वर्ष 1920 में? बताइए महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे? क्वेश्चन नंबर 14 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1915 में लौटे। कब? वर्ष 1915 में महात्मा गांधी ने भारत लौटे हैं। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन नंबर 14 था, मतलब क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अब तो हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए उसको यहाँ पे, कहाँ है भाई? आ जाओ सामने। चलो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 1890 के दशक में, कह रहा कि 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन सी थी? बताइए रिंडर पेस्ट थी कि मेंढकाऊ थी कि फुट माउथ था कि एथेक्स था? एथेंक्स। 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाले पशु बीमारी कौन सी थी? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो भाई वो उसका नाम था रिंडर पेस्ट। क्या था? रिंडर पेस्ट उसका नाम था। ये बीमारी बहुत तेजी से फैली थी, पशु की बीमारी थी। 1890 के दशक में आपके अफ्रीका में फैला था रिंडर पेस्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी ने? सबको मालूम है कि महात्मा गांधी ने। इसे सोचने का भी जस्ट करके हम लोग आए कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी है कि रूस? बताइए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए क्या होगा राइट आंसर। गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया? किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए? तो इटली का। क्या? इटली। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा कि गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? तो इटली के राष्ट्रीय एकता के लिए उन्होंने संघर्ष किया था। कौन? गैरीबाल्डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का जो लक्ष्य है कब घोषित किया? वर्ष 1920 में, वर्ष 1929 में, वर्ष 1930 में, वर्ष 1942 में? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया? तो ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन था, बताइए क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 का बी, वर्ष 1929 में, वर्ष 1929 में। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए क्वेश्चन 19 की तरफ आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि प्रशा के राजा विलियम प्रथम को, कह कि प्रशा के जो राजा थे विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? दिसंबर 1870 में, जनवरी 1870 में, जनवरी 1871 में कि जनवरी 1872 में? बताइए क्वेश्चन नंबर 19 बताना है कि प्रशा के राजा जो विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? तो वो हो जाएगा जनवरी 1871 में, क्योंकि जनवरी 1871 में ही प्रशा का राजा विलियम प्रथम को जर्मन का सम्राट घोषित किया गया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बहुविकल्पीय का क्वेश्चन नंबर 20वां, सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, कि नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? कह रहा है कि नाइटहुड की जो उपाधि थी वो किसने वापस कर दी थी? महात्मा गांधी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कि लाला लाजपत राय ने? बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्या? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किसने वापस करी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्लियर है? कोई दिक्कत आप लोगों को हो रही है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहाँ पे 20 आप लोगों का बहुविकल्पीय समाप्त हो गया। ठीक है, यहाँ पे फ्री में दिखा दूँ तो 20 आपका बहुविकल्पीय समाप्त हो गया। अब बारी रहेगी किसके? 10 अति लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ, जो कि 2-2 नंबर के लिए आता है। चलिए देखते हैं उसको। चलिए देखिए अब बारी आ गया क्या है? 10 महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न की। देखिए हेडिंग है ना, तो 10 महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय में पहला प्रश्न जो है वो है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे प्रश्न। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वादा करता हूँ एक
प्रश्न एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, पूरा का पूरा एग्जाम में फंस जाएगा और 90% बहुत आसान तरीके से आप लेकर आएंगे। मैं आपको चैलेंज देता हूं, ठीक है, इस बात की। बस इन क्वेश्चनों को तैयार करके जाइए। जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? जानते हैं भाई कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? कह रहा है कि 1848 ईस्वी में जो जर्मन संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर निर्वाचित संसद द्वारा नियंत्रित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। कह रहा है कि 1848 में जो जर्मन संप्रदाय के अलग अलग क्षेत्र को मतलब जो भी अलग अलग क्षेत्र मिलाकर निर्वाचित संसद के द्वारा नियंत्रित राष्ट्रीय राज्य बनाने का उन्होंने क्या किया था? प्रयास किया था। एक राष्ट्र राज्य बनेगा सभी क्षेत्रों को मिलाकर, ठीक है, उन्होंने प्रयास किया 1848 में। कह रहा है कि प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकृत आंदोलन का नेतृत्व किया। कह रहा है कि प्रसा जो थे वो राष्ट्रीय एकीकृत जो आंदोलन चलाया गया था उसका नेतृत्व उन्होंने किया। कह रहा है कि प्रसा के जो मुख्यमंत्री थे उस समय कौन? ऑटो वन बिस्मार्क को इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया का जनक किसको माना जाता है? तो ऑटो वन बिस्मार्क को। इनको ब्लैक पेन से लिखना हाईलाइटेड कर कर। और देखिए और किनको हाईलाइटेड करके लिखना है कि विलियम प्रथम को। देखिए विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किसको किया गया? विलियम प्रथम को। तो ये विलियम प्रथम को ब्लैक पेन से आपको लिखना है, ठीक है, विलियम प्रथम को। तो क्लियर हो गया ना? जर्मनी का करण कब और कैसे हुआ? तो 1848 में हुआ। और कैसे हुआ? तो जर्मन के संप्रदाय का जो विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर उन्होंने क्या किया? निर्वाचित संसद द्वारा उन्होंने कहा कि नियंत्रित राष्ट्र राज्य बनाने के प्रयास किया था उन्होंने। उसी समय जर्मनी का एकीकरण हुआ। और उस समय इस आंदोलन में जो प्रसा के मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क हैं, इनको हम क्या मानते हैं? इसका जनक मानते हैं। और प्रथम सम्राट घोषित किसको किया गया था? तो विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया। इतना पॉइंट तो आपको याद होना ही चाहिए क्योंकि ये प्रश्न ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट आपको इस प्रश्न में नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? जो कारक है कि साइमन कमीशन जो गठन हुआ वो गठन क्यों किया गया था? तो साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? तो देखिए लिखना है आपको कि साइमन कमीशन जॉन साइमन के अंतर्गत गठित किया गया। देखिए जॉन साइमन को भी ब्लैक पेन से लिखना है आपको। साइमन कमीशन जॉन साइमन के अंतर्गत गठित किया गया था। इसका उद्देश्य जो था वो भारत में संवैधानिक व्यवस्था के कार्य की समीक्षा करना और सुझाव देना था। कह रहा है कि इसका उद्देश्य जो था वो भारत में संवैधानिक व्यवस्था के कार्य की समीक्षा करना और उसको सुझाव देना ही था। कौन? साइमन कमीशन। तो क्लियर हो गया ना कि साइमन कमीशन गठन क्यों किया गया था? बिल्कुल एकदम आसान शब्दों में याद करके जाना है भाई। इन प्रश्नों से मुलाकात एकदम होना ही होना तय है, फिक्स 100%। तो मालूम है तो इन प्रश्नों को याद कर जाइए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? रेशम मार्ग क्या था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि रेशम मार्ग, जो रेशम मार्ग मतलब रास्ता, रेशम मार्ग क्या था? तो लिखना है कि रेशम मार्ग व्यापारिक और सांस्कृतिक समर्पक का एक ऐसा मार्ग था, एक ऐसा रास्ता था जो एशिया के बड़े भागों को परस्पर जोड़ने के साथ यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका से जोड़ता था। बस इतना ही पॉइंट आपको रेशम मार्ग में लिखना। रेशम मार्ग एक रास्ता है, वहाँ रेशम का व्यापार उस रास्ते से किया जाता था। रेशम मार्ग जो था ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक रास्ता है जो क्या करता है? एशिया से स्टार्ट होता है, एशिया के बड़े भागों को परस्पर जोड़ते हुए यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ते हुए चला जाता है, ठीक है, रास्ता। तो वही चीज़ तो लिखा गया है कि रेशम मार्ग क्या था। क्लियर हो गया ना? रेशम मार्ग तो सोचने समझने वाली कुछ बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर है आपका तीसरा और मैं तुरंत बढ़ूंगा आपको क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है कि इटली का एकीकरण कब हुआ था? कह रहा है कि जो इटली का एकीकरण हुआ कब हुआ था बताइए। संयुक्त लिखेंगे हम लोग, संयुक्त इटली की घोषणा 1860 ईस्वी में हुई थी। कह रहा है कि संयुक्त इटली की जो घोषणा हुआ था ना वो 1860 ईस्वी में हुआ था तथा इतावली राज्यों को सर्वसंपत्ति से पिडमांट के साथ एकजुट किया गया। कह रहा है कि इतावली राज्य को सर्वसंपत्ति से उन्होंने इकट्ठा कर सर्वसंपत्ति को दे देकर पिडमांट के साथ क्या किया? उन्होंने एकजुट किया था और रोम सार्डिनिया का एक हिस्सा बन गया। और उस समय क्या होगा? रोम सार्डिनिया का एक हिस्सा बन गया। और इस तरह इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871 ईस्वी में हुआ। कब? 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ। क्लियर हो गया ना आप लोगों को? चलिए यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या तो हो ही जाना चाहिए आप लोगों को ये प्रश्न, याद भी पहले से रहा होगा आप लोगों को। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 1871 ईस्वी में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया?
तो वही अभी हम पढ़ के आए कि जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम को ना, तो वही तो चीज तो है। 1871 ईस्वी में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो लिखेंगे कि 1871 ईस्वी में प्रसा के शासक थे वो, प्रसा के शासक कौन? विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था विलियम प्रथम को, जो कि प्रसा के राजा थे 1871 ईस्वी में। बिल्कुल आसान है भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया? है कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक, कौन सी उनकी पुस्तक थी? हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क उन्होंने दिया? तो उत्तर कैसे लिखेंगे आप लोग कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में तर्क दिए हैं कि क्या उन्होंने तर्क दिया अपने पुस्तक में? अपने पुस्तक में असहयोग आंदोलन के बारे में क्या तर्क दिया उन्होंने? तो कह रहे हैं कि प्यार और अफसोस की शक्ति एवं हथियारों की शक्ति असीम एवं अधिक प्रभावी। उन्होंने कहा है कि जो प्यार की शक्ति होती है, अफसोस की शक्ति होती है एवं हथियार की जो शक्ति होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा असीम एवं अधिक प्रभावी होती है। हथियार एवं हिंसा हमेशा नुकसान करते हैं। सही बात है, हथियार हमेशा, हिंसा जो होता है आदमी को ही नुकसान करता है, वे कभी दया नहीं करते हैं। तो गांधी जी का यह भी सुझाव था कि असहयोग आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, न कि लड़ाई और झगड़ा से। असहयोग आंदोलन जो है वो चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। देखिए कितना अच्छा कहा है गांधी जी ने अपने पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के बारे में एक ही बात किया है कि प्यार और क्रोध और अफसोस, ठीक है, यह जो है यह बहुत ही ज़्यादा प्रभावी हैं। हथियार हिंसा हमेशा नुकसान आदमी को पहुंचाता है, वे कभी दया नहीं करता है, यही तो कहा था उन्होंने। और उन्होंने बताया था कि गांधी जी का यह भी सुझाव था कि असहयोग आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो क्लियर हो गया ना, आपको मालूम चल गया होगा कि गांधी जी ने अपने पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के बारे में उन्होंने क्या दिया था, तो यही तर्क दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि कार्स ला से क्या आशय है? कर रहा है कि कर्ण ला से क्या आशय है? तो देखते हैं भाई कि कर्ण ला होता क्या है। कह रहा है कि जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने कर्ण मतलब मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कानून को सामान्यतः कर्ण ला के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, जो कि मक्का को हम करते हैं कर्ण, इसलिए कर्ण ला के नाम से इसे जाने लगे। ठीक है, तो क्लियर होगा ना, कितना सिंपल शब्दों में लिखा हुआ था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या था? 7। क्वेश्चन नंबर क्या है? 7। अभी रुकना नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 यह है कि 1832 ईस्वी की संधि का नाम बताइए। कह रहा है कि 1832 ईस्वी की जो संधि हुई, संधि का नाम बताइए जिसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। कह रहा है कि 1832 ईस्वी की संधि का नाम बताना है जिसने क्या किया, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी। तो देखिए उत्तर बस एक ही लाइन को तो है, 1832 ईस्वी की कुस्तुनतुनिया की संधि ने, क्या 1832 ईस्वी की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। देखिए तो कितना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, आपको मिल जाएगा आराम से नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? नमक सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों चलाया था? कह रहा है कि जो नमक सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों चलाया। ठीक है, तो भाई देखते हैं कि क्यों चलाया नमक सत्याग्रह। तो कह रहा है कि नमक पर ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए। देखिए नमक पर ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया। ये तो बात आपको एकदम फैक्चुअल चीज़ याद हो गया होगा कि भाई नमक सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा क्यों चलाया गया। तो उन्होंने ये चाह रहे थे कि जो ब्रिटिश सरकार का एक अधिकार नमक है, नमक पर उनका अधिकार है, उस अधिकार को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया था। उन्होंने 12 मार्च 1930 को, इसको ब्लैक पेन से लिखना है, 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के तटीय शहर दांडी के लिए साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की। उन्होंने कब? 22 मार्च 1930 को 78 लोगों के साथ उन्होंने गुजरात के एक तटीय शहर है जिसका नाम है दांडी है, वहीं से साबरमती आश्रम से यात्रा उन्होंने क्या किया? शुरू किया, जहां उन्होंने नमक कानून का क्या किया था? उल्लंघन किया था।
जहाँ उन्होंने क्या किया था, नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को? बताइए नमक सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों चलाया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार के हथियार का प्रयोग किया गया था? कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें किस प्रकार के हथियार का प्रयोग किया गया था, बताना है। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं भाई कि किस प्रकार का हथियार यूज किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार क्या हुआ? आधुनिक हथियार का प्रयोग किया गया था। देखिए प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार किसका प्रयोग किया गया था? तो आधुनिक हथियार का प्रयोग किया गया था, जिसमें मशीन गन थे, टैंक थे, हवाई जहाज था, रासायनिक हथियार आदि शामिल थे। तो ये देखा आपने 10 महत्वपूर्ण, ये क्या था आपका? अति लघु उत्तरीय। ये 10 आपको महत्वपूर्ण आपके अति लघु उत्तरीय थे, स्लिप देखिए 10 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय हो गया ना। अब हम देखने वाले हैं 5 लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या देखने वाले हैं? 5 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए उसको देखते हैं। चलिए देखिए, तो लिखा है 5 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 4 नंबर के लिए आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 4 नंबर वाले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न जैसा कि देख पा रहे हैं क्या है कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। कह रहा है कि जो 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी किन्हीं कितने 4 कारणों का उल्लेख करना है कि किन्हीं 4 कारण आपको बताना है। तो उत्तर लिखेंगे कि 19वीं सदी में यूरोप में जो राष्ट्रवाद के विकास के लिए प्रमुख 4 उत्तरदायी कारण निम्नलिखित है। कौन कौन? तो पहला कारण क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, पहली हेडिंग डालना है, लिखना है इसमें कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, जिसने विश्व भर में जनतंत्र का क्या किया था? प्रसार किया। बस यही 2 लाइन, 1 लाइन आपको लिख देना है फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव में। ठीक है, दूसरा क्या कारण था? औद्योगिकरण एवं मध्य वर्ग का प्रभाव। ठीक है, तो यह प्रक्रियाएं यूरोप के देशों में नए सामाजिक समूहों को अस्तित्व में लाई। उदाहरण के लिए औद्योगिक श्रमिक, व्यवसायी, सेवा क्षेत्र के लोग आदि। कर रहा था कि औद्योगिकरण एवं मध्यम वर्ग के प्रभाव में आपको लिखना है कि यह प्रक्रियाएं यूरोप के देशों में नए सामाजिक समूहों को अस्तित्व में लाई थी। और उदाहरण के लिए उन्होंने बताया जैसे औद्योगिक श्रमिक हुआ, व्यवसाय हुआ, सेवा क्षेत्र के लोग, मतलब इसमें लोग आगे बढ़ने लगे। ठीक है, चलिए तीसरा कारण है रूमानीवाद का प्रभाव। अब रूमानीवाद का प्रभाव क्या है देखते हैं। तो रूमानीवाद का प्रभाव 18वीं सदी से यूरोप में रूमानी संस्कृति का प्रादुर्भाव था, जो समाज में एकात्मक साहित्य व बुद्धिवादी तथा राष्ट्रवादी भावनाओं के एक मुख्य रूप का विकास करना चाहते थे। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। रूढ़िवाद का प्रभाव था तीसरा कारण। चौथा कारण क्या है? उदारीकरण। अब उदारीकरण क्या है कि तत्कालीन समाज में आर्थिक उदारवाद की भावना के साथ साथ राष्ट्र राज्यों को भी बढ़ावा दिया। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और सभी के लिए समान कानून की वकालत करता रहा। ठीक है, तो यह 4 चीज़ हमने क्या बताया कि 19वीं सदी में जब यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो उसके उत्तरदायी के कौन कौन से कारण थे? तो यही 4 कारण था। एक उदारीकरण, दूसरा रूमानीवाद का प्रभाव, तीसरा औद्योगिकरण एवं मध्यम वर्ग का प्रभाव, और पहला क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। मतलब 4, टोटल 4 मालूम चल गया ना आप लोगों को। तो ये टोटल 4 थे। तो ये पहला प्रश्न था आप लोगों का लघु उत्तरीय, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा तो पूछिए मत कितना महत्वपूर्ण है। दूसरा बहुत ही ज़्यादा मोस्ट IMP है। क्या है भाई कि नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया? कह रहा है कि नमक सत्याग्रह ना क्यों प्रारंभ किया गया और उसका संक्षिप्त विवरण आपको देना है। उसका संक्षिप्त विवरण देना है कि नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो चलिए लिखते हैं भाई, देखते हैं कहीं क्यों नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया। तो कह रहा है 21 जनवरी 1930 को गांधी जी ने इरविन को एक पत्र लिखा। भाई 31 जनवरी 1930 को हमारे जो माननीय गांधी जी हैं उन्होंने एक पत्र लिखा था, किसको? इरविन को, जिसमें उन्होंने 11 भागों का उल्लेख किया था। उस पत्र में उन्होंने कितने भागों का? 11 भागों का उल्लेख उन्होंने किया था, जिसमें उन्होंने 11 भागों का उल्लेख किया। बहुत प्यारी लाइन है किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग जो था ना वो नमक कर को समाप्त करने के बारे में ही थी। मतलब 11 मांगों में सबसे महत्वपूर्ण अगर मांग की मैं बात करूं तो महत्वपूर्ण मांग यही था, नमक कर को समाप्त करने के बारे में ही था वहाँ पे। ठीक है, नमक को अमीर गरीब सभी प्रयोग करते थे।
नमक को अमीर गरीब सभी प्रयोग करते थे और आज भी करते हैं। ठीक है, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, यह भोजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। इसके बिना कुछ खाने के स्वाद ही नहीं। अगर बिना बिना नमक का सब्जी खा के थोड़ा देखिएगा तो आप लोग कैसा लगता है, और उल्टी कर देंगे उसको। ठीक है, बिना नमक का सब्जी खा के एकदम बिल्कुल बहुत बुरा लगेगा ना। कोई भी जो कि नमक की सामग्री से जो भी चीज़ बनता है, समझ लीजिए कि वो नमक बिना एकदम अधूरा हो जाए। नमक राजा है उन खानों का। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है, इसलिए नमक पर कर को ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। इसलिए भैया कि नमक पर जो कर को ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनकारी पहलू बताया गया था। आगे की कहानी सुनिए, बहुत प्यारी। आगे कहानी क्या होता है कि 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई। 11 मार्च हो गया भाई, उनकी मांगे मानी ही नहीं गई। ठीक है, 31 जनवरी 1930 को उन्होंने क्या लिखा था, वो पत्र लिखा। 11 मार्च हो गया, 31 जनवरी से 11 मार्च हो गया, उनकी मांग को कोई माना ही नहीं। तो 12 मार्च 1930 की गांधी जी ने अपने 78 स्वयं सेवकों के साथ नमक यात्रा शुरू करी। अब क्या किया जाएगा, उन्होंने भाई 31 जनवरी 1930 को पत्र लिखा, उन्होंने अपनी मांग को पूरा किया, उन्होंने निरस्त कर दिया, उन्होंने कोई मांग ही नहीं पूरा किया। तो दिमाग खराब हुआ गांधी जी का। उन्होंने क्या किया भाई कि 12 मार्च को एकदम 78 अपने मित्रों को और उनके जो सेवक थे उनको 78 सेवकों को लेकर नमक यात्रा शुरू की। वह यात्रा साबरमती से, देखिए वह यात्रा कहाँ से कहाँ तक चली। वह यात्रा साबरमती से दांडिया नमक गुजरात तटीय कस्बों में जाकर समाप्त होती है। साबरमती से स्टार्ट होकर दांडी में जाकर समाप्त होती है। और 6 अप्रैल को, देखिए ये पॉइंट याद रखिए कि 6 अप्रैल को वे दांडी पहुँचे। 6 अप्रैल को जाके दांडी पहुँचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबाल कर नमक बनाना शुरू कर दिया। और यह कानून का उल्लंघन था। यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का एक क्या था, असरदार प्रतीक था। कि वो लोग क्या किए कि अपने आप जाके 6 अप्रैल को दांडी पहुंचने के बाद समुद्र को पानी को इकट्ठा करके अपने स्वयं ही नमक बनाना चालू कर दिया उन्होंने। ठीक है, जो कि क्या था, यह कानून के सबक ये उल्लंघन था, कानून का उन्होंने उल्लंघन किया। ठीक है, तो यह प्रश्न था। प्रश्न नंबर दूसरा कि नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया है, उसका संक्षिप्त विवरण पूछ रहा था। एकदम अच्छे से हम आप लोगों को समझाया हूँ, कभी तो भूल ही नहीं सकते आप इसको, कभी भी नहीं भूल सकते आप इसको। ठीक है, चलिए दूसरा। तीसरा प्रश्न देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है। मॉडल पेपर में भी यह प्रश्न आप लोगों को पूछा था कि मॉडल पेपर में दिया है कि मॉडल पेपर में देगा यह प्रश्न कि मरियाना और जर्मेनिया कौन थे। बताना है कि मरियाना और जर्मेनिया कौन थे। जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। तो अब जानने वाले हैं कि मरियाना क्या था और जर्मेनिया क्या था। प्यारी सेटिंग आपको डालना है मरियाना। ठीक है, ये प्रश्न को याद कर जाना है, प्रश्न बहुत ज़्यादा एमपी है। ठीक है, पहले यानी क्या है मरियाना, कह रहा है यह एक ईसाई लोकप्रिय नाम है। देखिए जो बात को समझिए, जो मरियाना ना है वह ईसाई लोकप्रिय नाम होता है मरियाना। यह एक ईसाई लोकप्रिय नाम है मरियाना, जिसे फ्रांस ने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित करने के लिए नारी रूप में चित्रित किया। कह रहा है कि जो मरियाना है ना वो ईसाई लोकप्रिय नाम है, और जिसे फ्रांस ने उसे क्या किया मरियाना को कि जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित करने के लिए जारी रूप में चित्रित किया। अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया। मतलब अपने नारी प्रतीक को भी क्या दिया, मरियाना नाम दिया। मरियाना की जो प्रतिमाएं हैं वो सार्वजनिक स्थानों पर लगाई गई। मरियाना की जितनी भी प्रतिमाएं थीं वो सभी के सभी प्रतिमाएं सार्वजनिक स्थानों पर लगाई गई, इसलिए लगाई गई ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता एवं प्रतीक का स्मरण होता रहे। इसलिए उसको लगाया गया कि उससे यह निष्कर्ष निकला ताकि भाई जनता को जो राष्ट्रीय एकता है उसका प्रतीक का स्मरण होता रहे। मरियाना के चित्र सिक्कों व डाक टिकटों पर भी अंकित किए गए। जो मरियाना के चित्र थे वो सिक्कों पर भी और जो डाक टिकट है उस पर भी अंकित किए गए। तो मरियाना समझ में आ गया ना आप लोगों को। अब जर्मेनिया क्या है उसको भी आगे बढ़ते भाई, जर्मेनिया क्या देखते हैं। जर्मेनिया क्या है भाई, तो यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। ठीक है, अब यह जो जर्मेनिया है वो जर्मन, देखिए अब वो क्या था फ्रांस का। अब देखिए यह जर्मेनिया क्या है कि यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी और जर्मेनिया के प्रत्यक्ष साक्ष्य अभिव्यक्ति के लिए वह वलुत वृक्ष के पत्तों को मुकुट पहनती थी। ठीक है, वो किस वृक्ष की पत्ती की मुकुट पहनती थी, तो वलुत वृक्ष के पत्ती को क्या मुकुट पहनती थी, मतलब पहनती हैं,
जिसे जर्मन वीरता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, कह रहा है कि देखिए सिंपल बात कि जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। जर्मेनिया के प्रत्यक्ष साक्ष्य अभिव्यक्ति के लिए वह वलुत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती हैं, जिसे जर्मन वीरता का क्या माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। और जर्मेनिया के हाथ में जो तलवार दी गई उस पर जर्मन राइन की रक्षा करती है। उनके हाथ में जो तलवार दी गई वो जर्मन तलवार जर्मन राइन की क्या करती है, रक्षा करती है। और अंकित है कि जर्मेनिया का चित्र स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को प्रतीकात्मक रूप से क्या करता है, व्यक्त करता है। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। तो मरियाना समझ में आ गया, आपको जर्मेनिया भी समझ में आ गया, कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होगा इसमें। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर तीसरा था कि मरियाना और जर्मेनिया कौन थे, क्लियर हो गया ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखिए। बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रश्न है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए हैं और उसकी 2 शर्तें लिखना है। चलिए देखते हैं। कह रहा है पूना पैक्ट पर डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी द्वारा पूना की यरवदा जेल में 24 दिसंबर 1932 को सहमति बनी थी। कह रहा है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, तो हमारे माननीय डॉक्टर BR अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी का हस्ताक्षर हुआ। कह रहा है कि पूना की यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को सहमति बनी थी कि इस पर मदन मोहन मालवीय तथा अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। इस पर कौन किया था, मदन मोहन मालवीय तथा अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। पूना पैक्ट की निम्न शर्तें थी। पूना पैक्ट की कौन कौन सी शर्तें थी भाई, देखते हैं। पहला, राज्य विधायिका में दलित वर्गों को 147 सीटें प्रदान करना है। दूसरा, आरक्षित सीटों पर निर्वाचन संयुक्त निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। यह 2 शर्त था। पहला कि जितने भी राज्य विधायिका में दलित वर्गों को 147 सीटें प्रदान करना, और दूसरा कि आरक्षित सीटों पर निर्वाचन संयुक्त निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा। यह 2 शर्त था। इसके बाद नीचे लिखना आपको कि गांधी जी इस पैक्ट से असंतुष्ट नहीं थे। गांधी जी दलितों को हिंदुओं से अलग नहीं मानते थे, परंतु अम्बेडकर उनके लिए पृथक निर्वाचन की मांग पर अड़े रहे। पंडित मदन मोहन मालवीय के असहयोग से पूना पैक्ट पर आम सहमति बनी थी। तो ये पूरा का पूरा जो थ्योरेटिकल चीज़ हमने बताया है, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर में, उसकी 2 शर्तें क्या थी, पूरा 2 शर्तें भी हमने कंडीशन भी आप लोगों को अप्लाई करके बताया कि क्या कंडीशन था उसमें। तो आई होप आपको ये वाला प्रश्न क्लियर हो गया होगा कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, क्लियर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, नोट कर लीजिए मेरे प्यारे, इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए, नहीं नोट कर लीजिए तुरंत, अभी याद कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि रॉलेट एक्ट क्या था। कह रहा है प्रश्न नंबर 5 कि रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ। कह रहा है कि रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया और क्या परिणाम हुआ उसका। तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर कि भारतीय के, ये रॉलेट एक्ट की बात है कि रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया था। तो भारतीयों के व्यापक विरोध के पश्चात, भारतीयों के जो व्यापक विरोध के पश्चात वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। कह रहा कि भारतीयों के व्यापक जो विरोध के पश्चात ही 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। और इस एक्ट के अनुसार राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखने का प्रावधान था। मतलब कि अगर आपको शक लग गया कि हाँ आपने विरोध किया, हल्का सा भी शक लग गया, तो 2 साल के लिए जेल में चले जाएंगे आप। यही सबसे खतरनाक एक्ट था रॉलेट एक्ट। फिर देखिए आगे लिखा है, इस एक्ट में नो अपील नो वकील एवं जो दलील का प्रावधान था कि इस एक्ट अगर ये लग गया है तो कोई अपील काम नहीं करेगी भाई, कोई वकील काम नहीं करेगा, कोई दलील काम नहीं करेगा, इसमें कोई प्रावधान ही काम नहीं करेगा। अर्थात किसी भी व्यक्ति को महज संदेह के आधार पर बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता था। मतलब कि बिल्कुल बस आपको लग जाना शक क्या पे है, बिना संदेह बताए कि आपने क्या जुर्म किया, सीधे पकड़ेंगे, 2 साल के लिए जेल में डाल देंगे। ठीक है, चलिए उसके आगे की कहानी है इसमें, फिर लिखे किया जा सकता है। गांधी जी ने इस एक्ट को
काला कानून बताकर इसका विरोध किया। गांधी जी ने इस एक्ट को क्या बताया? काला कानून। नहीं भाई, ये काला कानून है। काला कानून बताकर इस एक्ट का किया गया तो उन्होंने विरोध किया। रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को, रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन चलाया गया। कौन सा? अहिंसक आंदोलन चलाया गया, जिसमें जगह जगह जुलूस एवं हड़तालें की गई। जहाँ पे अलग अलग जुलूस निकाला गया और हड़तालें की गई। सरकार के दमनकारी कानून के विरोध में लोग बड़ी समस्या में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए। कह रहा है सरकार के दमनकारी कानून के विरोध में जो लोग हैं बड़ी संख्या में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के कहाँ पे? अमृतसर में जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। देखिए अब आगे सुनिए क्या हुआ। एकत्रित लोगों ने क्या किया कि रॉलेट एक्ट का जमकर विरोध किया। उस समय लोग जब इकट्ठा हो गए तो जमकर रॉलेट एक्ट का विरोध किया। साथ ही लोगों ने उन नेताओं की रिहाई की मांग करने लगे जो इस एक्ट के विरोध करने के कारण गिरफ्तार किए गए थे। तो देखिए जो एक्ट चला गया था उसमें बहुत से नेता ने गिरफ्तार हो गए थे। तो उस नेताओं को मतलब छोड़ने के लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मांग किया। ठीक है, कह रहा है कि पंजाब के तत्कालीन पुलिस ऑफिसर जनरल डायर ने उस मैदान के सभी रास्ते बंद करवा दिए। जिस मैदान में सभी लोग कर रहे थे, वो लोग अपना यह आंदोलन चला रहे थे, और उस समय पंजाब के तत्कालीन पुलिस जो ऑफिसर जनरल डायर था वो सभी रास्ते बंद करवा दिया। अब बंद करवाने के बाद क्या किया, उसने सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दिया कि जितने लोग उस पर गोली चला दो, और सभी लोगों ने गोली चलाने का आदेश दे दिया वो जनरल डायर। और इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। तो गोली सब चला दिए सब, और उस घटना में कम से कम हजारों लोग मारे गए हम लोगों के। ठीक है, रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात ही गांधी ने पूरे देश में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का क्या किया? फैसला किया। ठीक है, चलिए तो ये था आप लोगों का कि रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया है और क्या उसका परिणाम हुआ। पूरा का पूरा भाई ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूरा हमने अच्छे तरीके से बताया, कहानी नुमा, पूरा कहानी दिमाग में फिट हो गया होगा। यही कहानी जाके आपको लिख देना एग्जाम में। रट्टा नहीं मार, उतना बड़ा रट्टा मार पाएंगे आप? रट्टा नहीं, कंसेप्ट को पकड़ना है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ क्या चीज़ है, कहानी की तरह इसको याद करना है, वही कहानी व्यक्त कर देना आपको अपने एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही है ना आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब ये 5 लघुत्तरीय प्रश्न भी हो गया। बच गया आपका 2 महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। चलिए उसको देखते हैं। चलिए देखिए, यही आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा एकदम अच्छे से एक एक लाइन। ठीक है, यही आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। क्या है कि गैरीबाल्डी कौन था और वह इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। दिखाई दे रहा है आपने? देखिए कितना अच्छा से लिखा गया है सिस्टम से। गैरीबाल्डी कौन था और वह इतिहास में क्यों प्रसिद्ध था? तो आंसर कैसे लिखेंगे इसका कि जूसेफे गैरीबाल्डी 1807 से 1882 तक, 1807 से 1882 तक इटली का सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी था। ठीक है, इटली का सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी था। उसका परिवार तटीय व्यापार करने वाला परिवार था। उसका जो परिवार था वो कैसा? तटीय व्यापार करने वाला परिवार था, और वह स्वयं भी व्यापारिक नौसेना में एक नाविक था, और वह खुद भी स्वयं भी व्यापारिक नौसेना में क्या था? नाविक था। 1833 में वह मेथसिनी के यंग इटली आंदोलन से जुड़ा, और 1834 में उसने पिडमांट के गणतंत्रीय विरोध में भाग लिया। जब यह असफल हो गया, जब वो क्या किया, उसमें जो भाग लिया था उसमें असफल हो गया, तो वह दक्षिण अमेरिका भाग गया। तो वो सफल हुआ, उसमें हार गया ना, तो कहाँ भाग गया? दक्षिण अफ्रीका भाग गया। तथा 1848 तक वहाँ निर्वासित जीवन व्यतीत करता रहा, और 1848 तक उसने वहीं पर रहा। ठीक है, फिर क्या किया उन्होंने? 1854 में उसने विक्टर इमैनुएल का इस बात के लिए समर्थन किया कि वह इटली को एकीकरण चाहता था। फिर उन्होंने 1860 ईस्वी में उसने क्या किया कि दक्षिणी इटली की ओर से एक संपीड़न ऑफ द 1000 मतलब 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया, और इसमें कई स्वयंसेवक जुड़े, और उनकी संख्या 1000 से भाई कितना हो गया? 30,000 तक पहुंच गई, और इन्हें रेड शर्ट्स के नाम से भी क्या हुआ? प्रसिद्ध है। मतलब इन्हें रेड शर्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है कि रेड शर्ट मतलब उन्होंने जो संगठन बनाया 1000 से 30,000 लोग जुड़ गए उस संगठन में। ठीक है, फिर 1867 में उसने क्या किया कि 1867 में स्वयं सेवकों की यह सेना
पेपल राज्यों की तरह से फ्रांसीसी सैनिकों से रोम में भिड़ गई। अब ये उन्होंने क्या किया, 1867 में जो सैनिक तैयार किया था वो फ्रांस के सैनिकों से रोम से क्या किया, भिड़ गया। पेपल राज्य की तरह से फ्रांसीसी सैनिकों से रोम में भिड़ गई और इस युद्ध में रेड शर्ट्स की जीत हुई। ठीक है, और फिर वो क्या किया, युद्ध जीत लिया और इस तरह से पेपल राज्य इटली से मिल गया। अतः यहाँ कहा जा सकता है कि उसने अपने स्वयं सेवकों की एक सेना बनाकर इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो देखिए पूरी की पूरी कहानी समझ आ गया ना, गैरिबाल्डी कौन था, वो इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है, तो पूरा का पूरा उसका कहानी हम आप लोगों को बता दिया लिखकर। एग्जाम में एकदम इसी ढंग से आपको लिखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा जो प्रश्न महत्वपूर्ण है दीर्घ उत्तर में जो बताना है वो यह है, क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन से थे, उन्होंने आंदोलन में क्यों हिस्सा लिया। ठीक है, यह प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। या तो इस प्रश्न को इस तरह भी पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में निम्नलिखित सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया। ठीक है, अब देखिए ये आपको हेडिंग बना लेना है। जैसे प्रश्न हमसे क्या पूछा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन कौन से थे, उन्होंने आंदोलन में क्यों हिस्सा लिया। तो आपको हेडिंग बनाना है उत्तर में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में निम्नलिखित सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया। तो अलग अलग समूहों ने हिस्सा लिया, जिसमें से पहला आपको हेडिंग डालना है, क्या है, संपन्न किसान। क्या डालना है हेडिंग, संपन्न किसान। और इसमें लिखना है संपन्न किसान में आप लोगों को कि गाँवों में व्यवसायी वर्ग की तरह संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का पूर्ण रूपेण समर्थन किया। उन्होंने अपने समुदायों को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगने के खिलाफ लड़ाई थी, मतलब उनके बीच लड़ाई भारी लगाने के खिलाफ लड़ाई थी। और लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हीं बड़ी निराशा हुई। उनको क्या हुआ, बड़ा निराशा हुआ। और गरीब किसान केवल लगान में ही कमी नहीं चाहते थे, वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ़ कर दिया जाए। और इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल्स आंदोलन में हिस्सा लिया, जिनका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिटियों के हाथों में ही होता था। ये संपन्न किसान की बात करा कि संपन्न किसान को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने अच्छे से अपना योगदान दिया और उन्होंने यह नहीं चाहता था कि वहाँ पे जो जमींदारों को भाड़ा चुकाना था उसे माफ़ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल्स आंदोलन में हिस्सा उन्होंने भी लिया। ठीक है, तो ये संपन्न किसान हेडिंग बना के आपको इतना पॉइंट आपको लिखना है। इसके बाद व्यवसायी वर्ग। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालेंगे व्यवसायी वर्ग। व्यवसायी वर्ग क्या लिखेंगे इसमें कि व्यवसायी वर्ग ने अपने कारोबार को फैलाने के लिए ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिनके कारण उनकी जो व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे। इसके लिए इन्होंने पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या किया, समर्थन किया। ये आपका व्यवसायी वर्ग में लिखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरी हेडिंग जो आपको बनाना है वो है मजदूर वर्ग। क्या बनाना है, मजदूर वर्ग आपको तीसरी हेडिंग बनाना है। और इसमें लिखना है मजदूर वर्ग में कि जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के निकट आने लगे, मजदूर कांग्रेस से दूर होते रहे। कहा कि जैसे जैसे जो उद्योगपति हैं वो कांग्रेस के निकट आने लगे तो जो मजदूर कांग्रेस से क्या होने लगे, दूर होते गए। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया था। 1930 में रेलवे कामगारों की ओर, 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर के तीन खानों के हजारों मजदूरों ने, इसमें लिखा है 3 खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। इसके बाद लास्ट हेडिंग आपको लिख देना है, सिर्फ लास्ट हेडिंग है आपका यही, महिलाएं। अब महिलाएं क्या योगदान रहा भाई, महिलाएं देखते हैं इसमें। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने बड़े पैमाने पर भाग लिया।
गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों महिलाएं उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थीं। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गईं। गांधी जी को आह्वान के बाद महिलाओं ने बड़ी संख्या में इस आंदोलन में भाग लिया। तो मतलब महिलाओं का भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, देखिए कितना अच्छे से यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए ये प्रश्न आपको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो शामिल विभिन्न सामाजिक जो समूह थे वो कौन कौन से थे। ठीक है, तो हमने बता दिया आप लोगों को अच्छे तरीके से। दो महत्वपूर्ण यहाँ पे देखिए, मैं स्लिप दिखा दूंगा आप लोगों को। दो महत्वपूर्ण यहाँ पे दीर्घोत्तरीय भी समाप्त होता हुआ देखिए, दो महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय भी। तो इस तरह पूरा का पूरा हिस्ट्री आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था पूरा का पूरा समाप्त हो गया। कि बहुविकल्पीय प्रश्न भी समाप्त हो गया, अति लघुत्तरीय भी, लघुत्तरीय भी और दीर्घोत्तरीय भी समाप्त हो गया। पूरा का पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कंप्लीट इतिहास आपका हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो आपको कैसी लगी बाद में तो बताना पड़ेगा आपको फीडबैक। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद।